Good morning, Standard 8, remaining part of Chapter 1, Science। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि किस तरह से फार्मिंग में जो है मैन्यूर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड किया जाता है, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल का प्रिपरेशन प्लॉइंग के थ्रू और टिलिंग, और दूसरा था लेबलिंग के थ्रू, और सेकेंड जो था सेलेक्शन एंड सोइंग सीड। किस तरह से हम लोग सेलेक्शन किए थे, एक तो उसमें सीड का सिलेक्शन करना और बीज की बुआई किस तरह से करना, और बीज जो सोइंग ऑफ सीड है उसमें भी दो मेथड से, एक ब्रॉडकास्टिंग और एक बाय ड्रिल, एक जो मशीन के थ्रू सीड का बुआई करना, ब्रॉडकास्टिंग मीन्स हाथ के द्वारा छिड़काव करके। सेकेंड में जो ये हो गया, थर्ड जो है उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से रिप्लेनिश किया जाता है, रिप्लेनिश और इनरिच्ड ऑफ सॉइल, किस तरह से सॉइल का रिप्लेनिश करना मीन्स बताए थे तुम लोग को कि जिस तरह से हमारी बॉडी को भी प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स सबकी जरूरत होता है, उसी तरह प्लांट्स भी है जो सॉइल से ये सारे फास्फोरस, मिनरल्स, ये सारे अपने जो सब्सटेंस है इसे वो लेकर फूड के रूप में प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए सॉइल का इनरिच होना बहुत ज़रूरी है, और इसका दो मेथड है, एक बाय नेचुरल मेथड, तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन कर दिया गया जो कल तुम लोगों को बता चुके हैं, मिक्सड क्रॉपिंग एंड फील्ड फैलो। इसके बाद सेकेंड मेथड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो एडिंग मैन्योर्स जो है वो हो चुका था, उसके बाद जो है उसी मैन्योर्स के बाद एडिंग फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स जो है तो इसके लिए फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए फर्टिलाइजर्स जो है उसे ऐड करने के लिए ह्यूमन जो है वो केमिकल्स का सहारा लेते हैं। केमिकल्स में जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सारे ज़रूरी मिनरल्स जो है ये ऐड किया जाता है फार्मर्स के थ्रू सॉइल में, ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और किस टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, जैसा कि तुम लोग पेज नंबर 15 अपनी बुक में देख सकते हो कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं, फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं, एंड पोटाश रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स जो है उसमें आ गया यूरिया, अमोनिया एंड सल्फेट। ये सारे सब्सटेंस को सॉइल में ह्यूमन्स के थ्रू, फार्मर्स के थ्रू डाला जाता है। उसके बाद है सुपर फॉस्फेट एंड एमोनियम फॉस्फेट, ये आ गया फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर के अंदर। उसके बाद है पोटाश रिच फर्टिलाइजर्स, पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। तो ये जो है उसके बाद हम लोगों को जानना है कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है। तो मैं जैसा कि यस्टरडे की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैन्योर्स इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय एनी फैक्ट, मतलब मैन्योर्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरह से सड़े गले सब्सटेंस को गड्ढे में डिप कर मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर्स, ये सारी चीज़ बनाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस से बने होते हैं, ये जो है फैक्ट्री में प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, ये जो है ह्यूमस देते हैं, सॉइल में नमी भी ये बनाते हैं, और इट डज़ नॉट पॉल्यूट सॉइल और वाटर। व्हाट इज़ ये, क्योंकि केमिकली नहीं बने होते तो ये पॉल्यूट भी नहीं करते हैं सॉइल और वाटर को। इट इज़ एब्जॉर्ब स्लोली बाई प्लांट्स, ये प्लांट्स के थ्रू ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स, फार्म यार्ड। उसी तरह ये जिस तरह से मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, तो फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये बहुत सारे वो सब्सटेंस जिसमें कार्बन नहीं हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जो कार्बन जिसमें नहीं हो। तो
उसे इनऑर्गेनिक कहेंगे, अकार्बनिक। तो ये फर्टिलाइजर्स जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं एक तरह के, ये केमिकल है, ये फैक्ट्री में रेडी किए जाते हैं, फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को कोई नमी नहीं देते। इट कैन काउ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन इफ़ यूज्ड इन एक्सेस। ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया है फर्टिलाइजर, ये जो है फील्ड में बहुत केमिकली पॉल्यूट कर देंगे। वो बहकर अगर पानी में चला गया तो वाटर को भी पॉल्यूट कर देंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल है। और अच्छे से वेजिटेबल्स फ्रूट्स को इसलिए कहा जाता है कि वॉश करके खाना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स उस पर छिड़काव किए जाते हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड भी छिड़काव किए जाते हैं इसके लिए। इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाई प्लांट, ये प्लांट के थ्रू, इसका मेन जो है डिफरेंस भी है और ये इसका मेरिट भी है कि ये प्लांट्स के थ्रू ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, ईटीसी। तो इस मेथड के इसके अलावा जो है हम लोग चौथा जो मेथड है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंतर्गत इरिगेशन यानी कि प्लांट्स को हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, सीड भी बो दिया, उसके बाद फिर सॉइल को भी रिप्लेनिश कर दिया, तो अब सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इरिगेशन के लिए यहाँ 60% कल्टिवेटेड लैंड जो है इंडिया में वो रेन फेड है, रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो तरह का रिसोर्सेज है, टू रिसोर्सेज जिससे कि इरिगेशन, जिसकी हेल्प से इरिगेशन किया जाता है। तो एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आता है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, जो नेचुरल नदी और झील सब है, वो सारे से सिंचाई करना उनकी हेल्प से, उनकी मदद से। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। और सेकेंड जो है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जैसे कनाल्स बनाया जाता है, ह्यूमन मेड जो भी हो गए वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो गए, जैसे कनाल्स, डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल, जो कि ह्यूमन के थ्रू वो बनाकर उससे हेल्प से सिंचाई की जाती है। तो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर टेक्निक जो है वो तुम लोगों ने देखा। तो अब इरिगेशन जो है, इरिगेशन के अंतर्गत like all living organism, plants needs water, proper growth and development. About 90% of plant body is made up of water. जैसे हमारा बॉडी 70% वाटर से बना है, उसी तरह प्लांट का 90% बॉडी वाटर से बना है। तो इसके लिए सिंचाई प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सोर्सेज तो तुम लोगों को बता दिया मैंने कि नेचुरल है और आर्टिफिशियल सोर्सेज है। तो अब इन सोर्सेज के थ्रू किस तरह से इरिगेशन किया जाता है। तो एक तो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मीन्स जो परंपरागत बहुत सालों से ये चलता आ रहा है, जैसे मोट यानी पुले सिस्टम, जो कि तुम अपने बुक में पेज नंबर 16 में ये डायग्राम में देख सकते हो कि मोट और पुले सिस्टम जो है किस तरह से उससे सिंचाई फार्मर कर रहा है। तो इस मोट और पुले में क्या होता है, एक तुम लोग देख रहे हो कि एक लेदर का बैग है जिसको कि बांध दिया गया है, टाइट कर दिया गया है एक लॉन्ग रोप की हेल्प से, और ये रोप जो है मूव करता है पुले के थ्रू, और ये फिक्स्ड होता है एक आयरन फ्रेम में, ये फिक्स्ड है एक आयरन फ्रेम में। और दिस होल सेटअप इज अटैच टू द वेल, ये कुएं से ये पूरा सेटअप अटैच है, और ये अंदर जाकर इसको कहते हैं मोड, ये अंदर जाकर पानी को लाता है और उस फील्ड में इसको फार्मर्स जो है इसका छिड़काव करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम के अंतर्गत मोड और पुले सिस्टम हो गया। सेकेंड है चेन पंप। तो चेन पंप जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख रहे हो, इसमें क्या किया गया है, एक चेन पंप में लॉन्ग चेन है विच कंसिस्ट टू लार्ज व्हील्स, जो कि 2 लार्ज व्हील्स जो है वो कंसिस्ट करता है। उसमें उसके अंतर्गत जो है 1 व्हील जो है फिक्स्ड है, जैसा कि तुम देख सकते हो, एक व्हील जो है फिक्स्ड किया हुआ है इस तरह से। तो एक लेवल में इसे फिक्स कर दिया गया है एंड द अदर
फिक्स्ड इज लार्ज लेवल ऑफ द फील्ड, जो कि एक फील्ड के बहुत बड़े पार्ट से होकर गुजरता हुआ। स्मॉल बकेट आर फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर तुम देख सकते हो एक स्मॉल बकेट भी है। तो इसके थ्रू जो है, इस पाइप के थ्रू ये खींचता है और इस व्हील के थ्रू ये खींचकर मूव कर और फिर ये बकेट को लिफ्ट कर देता है, घुमा देता है। और इससे देख रहे हो कि वाटर किस तरह से ये खेतों में जो है। ढेकली सिस्टम, तो ढेकली सिस्टम जो है उसमें जैसा कि तुम देख सकते हो, ये भी वेल ढेकली जो है एक लॉन्ग वुड का बीम है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये लॉन्ग वुड का बीम है और ये एक बैम्बू से फिक्स्ड है, एक बांस से फिक्स किया गया है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो। और इसके बाद एक पिलर ऑन ए फोक्ड पिलर, एक साफ्ट जो है वो एक पिलर, एक बैम्बू को इस तरह से फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे एक साफ्ट लगाया गया है। तो ये इसे सपोर्ट करता है इस तरह से खड़े होने में। और अंदर जब इसे पुश किया जाता है तो एट द वन एंड ऑफ द ढेकली बकेट इज हग विथ अ स्मॉल रोप, जैसा कि तुम देख रहे हो ढेकली इसको कहा जाता है। और इसमें एक एंड में इस तरह से बकेट को लटकाया गया है, हैंग किया गया है। तो हैवी बकेट बाउल्डर्स आर हैंग द होल सेटअप फिक्स्ड अबव अ वेल, एक कुएँ को ऊपर इस तरह से, जिस तरह से ढेकली में कुएँ वेल में जो फर्स्ट था मोड या पुले सिस्टम में जिस तरह से कुएँ से फिक्स किया गया था ढेकली को, इसमें जो है पुले को फिक्स किया गया था, इसमें जो है ढेकली को फिक्स किया गया है और इसके थ्रू खींचकर वाटर को इरिगेशन किया जाता है। अब फोर्थ जो है वो है राहत सिस्टम। तो इसमें जैसा कि तुम देख सकते हो अपने बुक के डायग्राम में पेज नंबर 17 में राहत सिस्टम में क्या किया गया है। तो ये राहत वर्क सिमिलर टू द चेन पम्प सिस्टम की तरह ही है और ये कंसिस्ट करता है एक लार्ज व्हील और अ नंबर ऑफ बकेट टीन कैन आर फिक्स्ड, बहुत सारे जो इससे जो है देख रहे हो इस व्हील के चारों तरफ बकेट टीन या कैन को फिक्स्ड कर दिया गया। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिट कैन फिक्स्ड ऑन द व्हील विच इज सेट अप अबव द वाटर सोर्सेज। Animals such as bullocks and camels pulls the war and water is drawn continuously from the water source for irrigation। तो इस सिस्टम में इस तरह से जो ऑक्स या कैमल के थ्रू ये पानी को जो है ये घूमने के बाद वो खिंचाता है, ये व्हील घूमता है और ये एनिमल्स के थ्रू इस व्हील को ये किया जाता है, घुमाया जाता है और सब में पानी खींचकर और उसे नचाकर सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाता है। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है चेन पम्प सिस्टम में, उसमें एक बकेट लगाया गया था और बस पानी इस तरह से जैसा कि तुम देख सकते हो बस बकेट में गया और इरिगेट कर दिया गया। लेकिन इस सिस्टम में खींचकर वो पूरे वाटर को इस तरह से स्प्रिंकल के रूप में फैलाया जाता है। उसके बाद है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सारा टेक्निक ट्रेडिशनल था, अब मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है। इन इंडिया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्सेज बाय यूजिंग पंप, यानी कि अब मॉडर्न टेक्निक में पंप के द्वारा वाटर को खींचा जाता है विच रन एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करता है। हेंस दे आर ईजियर एंड मोर इफिशियंट मेथड टू मेन मॉडर्न मेथड्स। दो मॉडर्न मेथड्स के में आ गया एक ये ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो पेज नंबर 17 अपने बुक में, कि वाटर टैंक है और इसमें एक वाल्व लगा हुआ है और इससे जो है एक ड्रिपर लाइन है, उससे छोटा छोटा स्मॉल लाइन पूरे फील्ड में फैलाया गया है और इससे जो पानी निकलता है वो सारे जो फील्ड है उसमें अच्छे से स्प्रिंकल होकर पानी जो है वो इरिगेट करता है सारे फील्ड को। दिस प्रोसेस हैज़ टू एडवांटेज, इसका दो एडवांटेज है कि इसमें क्या होता है कि मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, इससे वाटर का वेस्टेज कम होता है क्योंकि डायरेक्ट हम हर प्लांट के पास जाकर ये ड्रिप इरिगेशन में जो है वो इरिगेट करता है वाटर को। और वाटर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू रूट्स, और सारा रूट्स प्लांट्स के रूट्स में वाटर जो है अवेलेबल होता है। दिस सिस्टम इज़ द बेस्ट टेक्निक। और फिर है स्प्रिंकल सिस्टम, इसमें जो है ऊंचाई पे स्प्रिंकल सिस्टम जैसे देख रहे हो, इसमें इस इरिगेशन में जो होता है ये पूरे लैंड को या ये अनइवन लैंड जो होता है
उससे भी जो एक समतल पार्ट नहीं होता है उस लैंड पे ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अप एंड डाउन, छोटा बड़ा, हर ऊंचाई नीचाई पे इसे इस तरह से फिक्स किया जाता है, इस तरह का पाइपलाइन, और उसके थ्रू जो है इरिगेशन किया जाता है, ये पूरे पार्ट में अच्छे से स्प्रिंकल हो जाता है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न्स में हम लोग प्रिपरेशन कर लिए सॉइल का, सोइंग कर लिए सीड का, रिप्लेनिश कर लिए सॉइल का, और इरिगेशन कर लिए। उसके बाद अब जब प्लांट्स फार्म्स ये फील्ड में अच्छे से क्रॉप जो है वो होने के बाद बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी उसके आसपास हो जाते हैं, जो हमारा डिज़ायर प्लांट है उसके बगल में, तो जो उसका फूड और जो उसे मतलब नुकसान पहुंचाएगा, उसे हार्म पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसका सारा फूड और वाटर जो भी सोर्स है वो भी लेने लगेगा। तो इसके लिए अनवांटेड जो प्लांट्स है उसे वीड बोलते हैं, वो अनवांटेड प्लांट को वीडिंग के थ्रू उसे हटा देना, रिमूव कर देना, ताकि जो डिज़ायर हमारा प्लांट्स है वो सही से आ सके। तो